ओके, लास्ट क्लास में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया गया था सॉल्व करने के लिए। हम बोले थे जैसे इरोडोव का एक दो क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो हम कराए थे इरोडोव का मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट से, हम बोले थे फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से आप लोग ट्राई करोगे। ट्राई किए थे आप लोग? याद है वो क्वेश्चन जो इरोडोव में था? इस तरह से एक पैराबोला था और उसके ऊपर एक वायर ऐसे स्लाइड कर रहा था विथ एक्सेलेरेशन डब्ल्यू, ठीक है? और ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो इसे हम बोले थे कि फ्लक्स मेथड से सॉल्व करना है, फाई बी निकाल कर। अब डी फाई बी बाई डी टी ये निकालोगे तो ईएमएफ निकल जाएगा, इसका मॉडुलस जो है ईएमएफ के इक्वल होगा। इसको अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने कि नहीं किया है, बताइए। यस सर, हो गया सर। हो गया। और एक दो क्वेश्चन और उसमें बोला गया था, जैसे फोर्स निकालना था एक क्वेश्चन में। सर इस वाले में सर कंप्लीट में सर हमने इस तरीके से किया था कि बी तो कांस्टेंट है, तो बी डी फाई बी वाले में वो बी तो बाहर आके उसके सीधा एरिया की वजह से जो होगा फ्लक्स में चेंज वो एरिया की वजह से हो रहा है। तो हमने सर उस तरीके से किया था, तो एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ था सर, फैक्टर का थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। तो कहीं मिस्टेक होगा, उसको फिर चेक करो। एरिया ही तो निकालना है। हाँ, मतलब ये ठीक कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, बस ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको। एरिया निकाल लोगे आप? एरिया तो हम क्या इसमें वेक्टर कैलकुलस में भी तो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि एरिया क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन कैसे करना है वो तो बताया गया है आप लोग। आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मेथड चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। दैट कैन नॉट हैपन। ओके, तो आंसर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ठीक है? ओके सर, हमने इसका कैलकुलेशन वापस करके ग्रुप में शेयर करके और कंफर्म करेंगे। एक बार ठीक से फिर से करोगे कैलकुलेशन, ठीक है? ओके, और एक क्वेश्चन और बोला गया था आप लोग को सॉल्व करने के लिए। ये ऐसा था ना कि एक ट्रैक है, उसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और एक वायर है ऐसे स्लाइड कर रहा है, और एक वायर यहाँ पे दिया हुआ है, एक लॉन्ग वायर है। इसमें बोला गया था इसको फोर्स कितना चाहिए, व्हाट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट। इरोडोव का क्वेश्चन था ये। हाँ सर, ये हो गया था इसमें एफ नेट में एफ माइनस वो करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आ गया इसमें? देखो एक बात बता रहे हैं, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन कब सॉल्व करते हैं आप लोग? क्या उल्टी पुल्टी बातें करते हो? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, न्यूटन इक्वेशन। आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, इसका मतलब तुमने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन को, झूठ बोल रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए तो आंसर आ गया। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगेगा ही नहीं। पहली बात, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, v इज कांस्टेंट। तो देखो ये एक्सेलरेशन को जब हम ऐसे लिखते हैं ना dv बाई dt, तब तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आया? तो ये नेट फोर्स तो जीरो हो गया। तो नेट फोर्स जीरो है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और माइनस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब हमें अप्लाइड फोर्स जो निकलेगा ना वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, ठीक है? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए सो दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स को निकाल, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स निकाल देना है, ठीक है ना? और ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इससे आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है? इसको सॉल्व करो ऐसे, मतलब बोल देने से क्या होगा, आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आएगा ही नहीं ना। तो इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है? अब सॉल्व देखो, आप लोग को खुद पता है कि सॉल्व करोगे ना, जानते हो क्वेश्चन सॉल्व आप ये मत सोच करके कभी करिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? आपको नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। देखो नेट का पैटर्न जानते हो बहुत रैंडमली चेंज हो रहा है। पहले जानते हो मतलब जैसे क्वेश्चंस आते थे ना, अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है? रैंडमली कहीं से भी कुछ क्वेश्चन मिल जा रहा है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है अब, ठीक है? देखो क्या होता था पहले, हमको लगता है ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेट करते थे पेपर। तो यूनिवर्सिटी का के प्रोफेसर सेट करते थे तो एक पैटर्न होता था क्वेश्चन का। अब जानते हो जब से एनटीए बनी है ना, तो वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमें भी पता चला है कहीं से कि मतलब एनटीए जब से पेपर सेट कर रही है ना, प्रोफेसर सेट नहीं कर रहे हैं पेपर को, वो कॉलेज मतलब पहले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जैसे मान लीजिए डीयू के प्रोफेसर सेट कर रहे थे, ठीक है? अब जो है ना डीयू के कॉलेज के जो प्रोफेसर है ना वो सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉलेज के प्रोफेसर को तो उतना नॉलेज होता नहीं है ना,
तो ये लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पुट कर देते होंगे, ठीक है। पता चला कभी एससी वर्मा का डाल दिया, कभी आईआईटी जेई का डाल दिया, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा रैंडमनेस ज्यादा आ गया क्वेश्चन में, पहले रैंडमनेस कम था, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो आप पेपर स्टूडेंट को टफ लग रहा है। तो जानते हो जब क्वेश्चन में रैंडमनेस ज्यादा है ना, तो आप समझिए कि पढ़ाई आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके जाना पड़ेगा। तो आप ज्यादा चांस होगा कि कुछ बहुत तरह के क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो हो सकता है कोई ना कोई मैच भी कर जाएगा, ठीक है। तो अब नेट का एग्जाम टफ हो गया है थोड़ा, रैंडमनेस ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान रखो, क्वेश्चंस आर नॉट टफ, बट क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है ना। एक पैटर्न अब नहीं है क्वेश्चन में, टफनेस नहीं है, पैटर्न मिसिंग है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। चलो ठीक है, तो इमोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा तो हम एक दिन प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगाते हैं, उसमें कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। देखो हम आपको बताए थे ना लास्ट क्लास में कि अगर ये पूछा जाता है कि ईएमएफ क्यों डेवलप होता है, व्हाई ईएमएफ इज डेवलप, सॉरी व्हाई ईएमएफ डेवलप्स, ओके। तो जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये फंक्शन ऑफ टाइम है, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होता है। तो जैसा कि हम बताएं आपको कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होता है, ये जानते हो मतलब बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट इज नॉट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। देखो हम आपको इसका एक एग्जांपल और देते हैं। देखो जानते हो मतलब हम लोग मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे हैं ना, जानते हो। देखो हमें अगर इस बात को हम एक्सेप्ट करें ना कि हम लोग एवरीडे लर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमारी थिंकिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, सब कुछ जो है ना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में बोला गया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। अब लेकिन जानते हो फ्लक्स हम लोग न्यूटन्स लॉ में बोलते हैं कि सब कुछ डायनेमिक्स की चीजें जो है ना फोर्स के टर्म में एक्सप्लेन होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि फोर्स के टर्म में एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं ना जहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं भी हो रहा होता है, फिर भी ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इवन देन ईएमएफ डेवलप्स। जैसे कि आपने देखा ना ये डिस्क है ये, अब इस डिस्क में यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका एरिया भी कांस्टेंट है, तो इसमें आप देखिए ये कंडक्टिंग डिस्क है, इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया इज फिक्स्ड। क्योंकि फ्लक्स हम ऐसे लिखते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ जाता है बी एस और यहाँ पे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज नॉट चेंजिंग, एंगल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें ईएमएफ डेवलप होता है, कितना बताया गया था ईएमएफ, व्हाट वाज द ईएमएफ इस केस में? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। हाँ, हाफ बी ओमेगा और आर स्क्वायर ये था। इसमें ये जैसे कि अगर ऐसे रोटेट कर रहा है ये ओमेगा स्पीड से, ठीक है ना, तो ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर। अब देखो इसको अगर हम ऐसे करके सर्किट बना दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब देखो ये सर्किट से फ्लक्स सॉरी यहाँ पे करंट भी फ्लो करता है, ऐसे करके हमने बताया ना। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ भी डेवलप हो रहा है, करंट भी आ जाता है, मगर फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो वो वाला एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया ना कि क्या बोलते हैं फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होता है। तो अब हम एक नया एक्सप्लेनेशन हमने डेवलप किया लास्ट क्लास में कि अगर कंडक्टर मूव करता है ना तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे ये वाला केस है, तो कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? तो आप बोलोगे फ्लक्स चेंज से, तो फ्लक्स चेंज तो ठीक है, एक छोटा मतलब एक्सप्लेनेशन है। लेकिन हम पूछे कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ आया और करंट फ्लो करने लगा। करंट को फ्लो कराने के लिए आपको फोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो विच फोर्स इज मेकिंग द करंट फ्लो? तो फ्लक्स जो है ना आपको फोर्स के बारे में बताता नहीं है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक बेसिकली
फील्ड का, ठीक है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे साइंस में भी जानते हो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा एजम्पशन ले लिया गया है स्टार्टिंग में कि इसकी वजह से हो रहा है, बाद में उसको रिफाइन किया गया। तो ईएमटी में ध्यान रखोगे कि ईएमएफ डेवलप्स बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, दैट वाज स्टार्टिंग एजम्पशन, ओके। और क्या बोलते हैं, बाद में फिर इसको क्या बोलते हैं, चेंज किया गया। देखो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है ना, मतलब इस ये जैसे साइंस में होता है ना, स्टार्टिंग में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, बाद में फिर क्या बोलते हैं उसको रिफाइन कर दिया जाता है, वैसे ही एक एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, कभी कभी तारा टूट के गिरता हुआ दिखता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि स्टार इज फॉलिंग डाउन। ऐसा देखा है कभी आपने? यस सर। कहते हैं कि इंडिया में कम दिखता है, कहते हैं कि यूएस में बहुत ज्यादा दिखता है ये, ठीक है। यूएस में आप कुछ लोकेशंस पे जाओगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि तारा टूट के गिर रहा है, ठीक है ना। तो उसका जानते हो मतलब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है? डू यू नो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? यस सर। उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, जानते हो क्या दिया जाता है? कि ऊपर जो है ना, मतलब हेवन में एंजल्स हैं, ठीक है, एंजल्स बैठे हुए हैं ऊपर में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नीचे से जो है ना, मतलब डेविल जाता है ऊपर, ठीक है। तो डेविल जाता है ना, तो उसको भगाने के लिए वो लोग ऊपर से फायर को फेंक करके उसे मारते हैं, तो वही फायर हमें दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि टूटता हुआ तारा जो है ना, वो यही है कि डेविल जब ऊपर जाता है तो एंजल्स उसको मार के भगाते हैं, वो मतलब फायर से फेंक करके मारते हैं, ठीक है। तो मतलब देखो दिखा कुछ भी, जैसे ह्यूमन माइंड है, समझ रहे हो ना, हमारा माइंड है, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। हमें दिखा कि तारा टूट करके गिर रहा है, मतलब जलता हुआ, ठीक है। अब इसको लोगों ने सोचा कि एक्सप्लेन करना है, तो किसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो एक ऐसे कहानी बना दिया गया, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि होता क्या है वो, अब आप साइंटिफिकली जानते हो ना क्या है, व्हाट इज दैट? जो टूटा हुआ तारा गिरता है, मतलब गिरता हुआ दिखता। मीटियर्स आवर्स। हाँ, वो मेटेरॉइड्स होते हैं, मीटियराइट्स। ठीक है ना, कुछ यस मतलब मान लो ऑब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, वो जब गिरते हैं ना तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, वो सब मेटेरॉइड्स वगैरह हैं जो मतलब एटमॉस्फेयर में है, प्रेजेंट है, वो अगर नीचे गिर रहे हैं तो जल जाते हैं वो, ठीक है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो वैसे ही समझ रहे हो ना, इस तरह से मतलब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है हमारे लाइफ में जो मतलब ऐसे ही बना दिया गया है, ठीक है ना। उसको अगर आप साइंटिफिकली एनालाइज करोगे ना तो आपको कुछ और ही लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब समझ गए ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन टू explain how EMF develops, to explain how EMF develops, ठीक है, in a stationary closed loop, ठीक है, due to variation of magnetic field, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ डेवलप्स इन ए स्टेशनरी क्लोज लूप, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ
इंड्यूस, तो ये देखो इंट्रोड्यूस किया हुआ कॉन्सेप्ट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई ऐसा दिखता तो नहीं है ना, तो जैसे वो सब मतलब बता रहे थे ना अभी हम के ऊपर से एंजल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो है ना, मतलब ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ना दिखता नहीं है हमें, तो इसको भी माना गया है, समझ गया ना। मान लो ह्यूमन ब्रेन और ज्यादा डेवलप होता है, कुछ दिनों के बाद जो है ना पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बस एक कॉन्सेप्ट था, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब अभी हम लोग कहते हैं ना कि एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, तो ये फोर्स क्यों एक दूसरे पे लगाता है, तो हम बोलते हैं कि ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बाद में अब आगे हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट चेंज भी हो जा सकता है, ठीक है ना। जो चीज समझ रहे हो ना, आपको दिखा नहीं सामने से, ठीक है ना, समझ लो वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा गया है, टू एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ डेवलप्स इन ए स्टेशनरी क्लोज्ड लूप ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। हम लोग बोल देते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा टाइम के साथ, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है ना, ये स्टेशनरी चार्ज पे भी फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि करंट ऐसे क्लोज लूप में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्लोज लूप में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो चारों तरफ ऐसे मूव कराएगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये क्लोज मतलब ये इट फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है ना। ये जो है क्या है, फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। अगर क्लोज लूप नहीं बनेगा ना, तो बेसिकली करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स क्लोज लूप, ये बोल दिया गया, ठीक है। अब ये क्लोज लूप है, तो इसका मतलब जो है ना, इसका लाइन इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज लूप जीरो नहीं होगा, तो इसको नॉन कंजर्वेटिव बोला जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव बोल दिया जाएगा। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसके साथ जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और नॉन कंजर्वेटिव होगा, नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब इसका लाइन इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज लूप जो है ना, वो जीरो नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, इसका कर्ल आप निकालोगे तो कर्ल इसका जीरो नहीं होगा, कर्ल इज नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी आपको, कि जैसे मान लो ये एक छोटा सा रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये ऐसे एक रीजन है, ठीक है। ये मान लो एक रीजन है, इसमें हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है ना। अब देखिए इस रीजन के अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे और इधर, ठीक है, ये दोनों रीजन में, ठीक है। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओके, सो इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो देखो क्या है कि इस रीजन के अंदर हमें क्लोज लूप बनाया है, और यहाँ पे भी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड येलो येलो दिखाया गया ना, ये आप बोलोगे कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले लूप में भी आ रहा है, बड़े वाले लूप में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। स्मॉल में भी आ रहा है, बिग में भी आ रहा है। तो मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्मॉल लूप से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और बिग लूप से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ बोथ द लूप्स, ऑलराइट। तो देखो क्या होगा कि फ्लक्स तो दोनों में करंट इंड्यूस होना चाहिए, करंट इसमें भी इंड्यूस होगा और इसमें भी इंड्यूस होगा। तो अब हमको इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें ये लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ओके, कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज मूव कैसे करने लगा, ठीक है ना। तो पहले तो चार्ज सपोज करो सभी स्टेशनरी था, तो कोई भी करंट नहीं था, अब चार्ज एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव करने लगा, तो हमें कहना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने मूव कराया चार्ज को। यहाँ तो यहाँ पे भी कहना पड़ेगा, यहाँ पे भी कहना पड़ेगा, सेम थिंग। तो इसका मतलब ये है ना कि देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में अगर चेंज होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है उसके अंदर वाले रीजन में भी होगा और बाहर वाले रीजन में भी होगा। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना, दोनों जगह पे आ रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मतलब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जैसे मान, वो डिपेंड करेगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जिधर करंट फ्लो कर रहा होगा ना उसी सेंस में होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सेंस ऑफ ई इज सेम एज आई इंड्यूस्ड। जो इंड्यूस करंट का सेंस है उसी सेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ ई इज सेम एज आई इंड्यूस्ड। और दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये डेवलप होगा, डेवलप्स
इन बोथ, ठीक है ना, ये डेवलप होता है इन बोथ बेसिकली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। सर यहाँ पर आप अपन ये बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें भी किसी करंट के थ्रू या उस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा रहे हैं कि करंट बाहर अरे वो एक्सटर्नल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया वो छोड़ दो, ठीक है ना, वो करंट वेरी करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो अब ये हम ये तो नहीं दिखा रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब चाहे जैसे भी प्रोड्यूस हो रहा हो वो हमको डिस्कस नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। अब ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आप समझ रहे हो ना, जब कोई वायर ऐसे होता है, ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर में तो आउट ऑफ द पेज होगा, बाहर में इनटू द पेज होगा, ऐसे ही होगा ना। हम ऐसे रखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आउट जा रहा है, यहाँ पे इन जा रहा है। तो ये अगर हम इसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता तो हम सारा अलग अलग डायरेक्शन में दिखाते हैं ना, ये कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हम वेरी कर सकते हैं कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी कर सकते हो नहीं, कभी लैब में देखा कि नहीं कि आप नॉब लगा रहता है, उससे आप ऐसे नॉब घुमाए तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है ना ब्लू कलर से, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग लूप है। ये कंडक्टिंग लूप है। मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे हो ना, वो तो हम वेरी कर ही सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आप करंट किसी सर्किट में भेज रहे हो, ठीक है ना, उसका करंट को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट को घटा दो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, ठीक है। तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम कि कैसे वेरी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये बस वेरी कर रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला जा रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो हम बोल रहे हैं कि ये जो लूप दो ब्लू कलर से दिखाया गया ना कंडक्टिंग लूप, इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि करंट इंड्यूस होगा तो कैसे इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब है पहले करंट नहीं है, इसका मतलब रफली आप बोल सकते हो कि ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट। अब करंट आ गया, इसका मतलब ऑल चार्जेस आर इन मोशन। तो चार्जेस को मोशन में कौन ला रहा है, तो मोशन में लाने के लिए न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स चाहिए ना। तो फोर्स कहाँ से आ रहा है, स्टार्टिंग में अगर चार्जेस रेस्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लग सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड से ये एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता है, मोशन वाले केस में हो सकता है, क्योंकि आप जैसे कंडक्टर को मूव करा रहे हो तो आप बोल देते हो कंडक्टर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब जब कंडक्टर मूव कर रहा होता है ना तो हम उसको मैग्नेटिक फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको मोशनल ईएमएफ का केस बोला गया। और मोशनल ईएमएफ ध्यान रखोगे कि जब भी कंडक्टर मूव करता है तो उसमें ईएमएफ जो डेवलप होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है ना, तो स्पीड यहाँ पे जीरो है स्टार्टिंग में, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है कि करंट कहाँ से आया। तो ये माना गया। आप ध्यान रखोगे, ऐसा मत सोचोगे कि मान लो होता है या नहीं होता है, वो फिजिक्स फिजिक्स भी समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें अजम्पशन पे चलती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता तो नहीं है ना, वी डोंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मेजर भी नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप मान लीजिए मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए किसी चार्ज को रखेंगे तो चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगेगा, फोर्स से चार्ज फोर्स। डेविएट होगा, चार्ज डेविएट होगा ना, तो चार्ज के डेविएशन को मेजर किया जाता है। देखो प्रैक्टिकली जो चीजें डायरेक्ट मेजर होती है ना, आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली दो तीन चीजें ही मेजर होती है डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है ना। अब कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर आपसे बोला गया कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर करके दिखाइए, तो इसका दो तीन तरीके हैं मेजर करने का। यार चलो हम ऐसे बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे ये मान लीजिए कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, आपको पता है कि ये अलग अलग पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। तो अब बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, ये मेजर करना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं है, या डिवाइस भी जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, वो ये बेसिकली ऐसा होता है कि हम इसके या तो हम इसका वोल्टेज मेजर करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज मेजर कर लेंगे, फिर वोल्टेज डिवाइड, और इसका सेपरेशन अगर मान लो डी है, ठीक है ना, तो वोल्टेज हमने मेजर कर लिया भी, उसको डी से डिवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट मेजर होता नहीं है, पहले वोल्टेज मेजर करना पड़ता है। अब वोल्टेज भी देखो, आप जानते हो ना वोल्टेज मेजर कैसे होता है, हाउ डू यू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है।
Do you know on what principle that voltage measuring instrument works? वोल्टेज कैसे मेजर करते हो आप? देखो, नॉलेज इसी को कहते हैं ना कि आपको पूरा डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में आप क्या क्या डायरेक्टली मेजर करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल से मेजर होता है, सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है ना। देखो, वोल्टेज भी जो है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यस सर, है ना। शॉक लग के अब उसमें हाँ, आगे चलने तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। वोल्ट देखते हो ना, डिफ्लेक्शन होता है ना उसमें, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, दूसरा तरीका इसमें मेजर करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे थ्रो कर दिया यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ से आपने थ्रो किया ना, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कितना डेविएट किया, ये डेविएशन, ये वाई हम मेजर करते हैं। तो आप ये वाई अगर मेजर कर लोगे ना, तो इसके हेल्प से आप बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मेजर नहीं होता है, उसको आप मेजर करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर सकते हो यहाँ पे, इसका इनिशियल स्पीड नोन होना चाहिए, फिर ये डेविएशन मेजर करोगे, और डेविएशन जब मेजर करेंगे तो उसके हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्टली विजिबल क्वांटिटी या डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है ना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो भी एक तरह से एजम्पशन जैसा है। जस्ट मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो मान लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बस फिजिक्स में भी जैसे कुछ चीजें ऐसे माना जाता है, ठीक है ना, कि मान लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ना, अब चारों तरफ करंट को फ्लो कराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज लूप में लिया जाएगा। अब जब कोई भी वेक्टर ऐसे क्लोज लूप जैसा बनता है ना, जैसे कोई वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे, आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप है में है, तो इसका लाइन इंटीग्रेशन नॉन जीरो आ जाता है क्लोज लूप में। तो जब भी किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन नॉन जीरो हो गया ना, तो उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो इसको करंट को फ्लो कराने के लिए क्लोज लूप में होना नेसेसरी हो गया यहाँ पे। तो ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्लोज लूप में बनेगा, और क्लोज लूप में होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और क्लोज लूप में है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो देखो, आप समझ रहे हो ना। आप देखिए, मतलब फिजिक्स डेवलप कैसे हुआ। आप देख रहे हैं, पहले हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला गया कि कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पहले से ही बोल दिया जा रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव होगा, नॉन मतलब क्लोज लूप बनाएगा तभी हो सकता है काम, ओके। तो एक तरह का एजम्पशन ही तो हुआ कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये। अब ये एजम्पशन कभी कभी करेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से ये एजम्पशन को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो पता चलता है कि मतलब जो इस एजम्पशन के बेसिस पे जो थ्योरी बनती है, वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि एजम्पशन करेक्ट है, ठीक है ना। अगर इस एजम्पशन पे जो थ्योरी बनी, वो थ्योरी अगर गलत हो जाती, तो हम कहते हैं कि ये एजम्पशन गलत है, ठीक है ना। तो ये माना गया है। तो इसमें देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यही है कि टू एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ डेवलप्स इन ए स्टेशनरी क्लोज लूप ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें ये चीजें बोल दी जाती है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्लोज लूप में होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, और उसका सेंस वही होगा जो इंड्यूस्ड करंट का सेंस होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप पता कर लेते हो इंड्यूस्ड करंट का सेंस कौन सा है, तो वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेंस होगा, ठीक है ना। और डेवलप्स इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन, दोनों जगह पे डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ईएमएफ जो हम लोग पहले लिखते थे ना, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी। एक मिनट। ठीक है, तो ईएमएफ जो हम लोग लिखते थे डी फाइव बी बाई डी टी, तो इसमें देखो ये जो डी फाइव बी बाई डी टी लिखा जाता है ना, इट एक्चुअली मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है ना। ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी है, ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल
मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन अब जो है ना यहाँ पे स्पेशल मूवमेंट कुछ भी नहीं है ना, तो जो भी चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो आप ये लिखोगे सिंस चेंज इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज जो है वो सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे हम लोग ई डॉट डी, सॉरी इसमें जो ईएमएफ है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, क्योंकि अब हम सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज की बात कर रहे हैं ना, मूवमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ टाइम डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें ईएमएफ हम लोग जानते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, दिस इज माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ इसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म अगर लिखना है ना तो आप ऐसे लिख दोगे, देखो स्टोक्स थ्योरम लगा दोगे यहाँ पे, स्टोक्स थ्योरम, तो डेल क्रॉस ई इज, और यहाँ पे ऐसे लगा दोगे डी डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स तो हम लोग ऐसे ये डी डी टी हो गया, बी बी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो ये डेरिवेटिव मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, ये माइनस साइन है, और डॉट डी एस, बी डॉट डी एस फ्लक्स होता है, ठीक है ना। तो दोनों साइड से कंपेयर करोगे ना तो डॉट डी एस यहाँ पे देखो, ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन था, लाइन इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रेशन, तो वेक्टर की जगह पे कर्ल आ जाता है, स्टोक्स थ्योरम यही है ना। तो अब दोनों साइड से कंपैरिजन करोगे ना तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई, ठीक है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो इसी को इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ है, ठीक है। तो बस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब एग्जाम में कभी जो है ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा सकता है डिफरेंट केसेस में, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि फिर से देख रहे हो ना यहाँ पे फॉर्मूला का रिस्ट्रिक्शन उसी के जैसा है जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ जैसा है। आपको याद है ना एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, व्हाट वाज एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या था, कोई तो बता दो जल्दी से, कैसे लिखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। Closed loop of A dot dl is equal to mu naught I and closed mu loop. dl is equal to mu naught I. हाँ ऐसे लिखते हैं ना, बी डॉट डी एल, देखो यहाँ पे ऐसे बी डॉट डी एल along closed loop is equal to mu naught I enclosed, ठीक है ना। तो देखो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसका जो है ना इन दोनों का एक जैसा है, देखो इसका और इसका, ठीक है। ई डॉट डी एल है, यहाँ पे बी डॉट डी एल है, इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी समथिंग लिखा हुआ है, तो जान हेलो, ये अड़ गया सबका क्या? स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या? हाँ सर फ्रीज हो गया। इसमें जब स्टोक्स थ्योरम की तो सर ने नो डीएस में कैसे कन्वर्ट कर दिया? बी डॉट ए तो था, तो ऐसे ही रहना चाहिए था ना। ओके क्या पूछ रहे हो? नहीं हो गया। वो पहले ये डाउट था कि वो बी तो केवल टी डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन डीएस पे होगा तो वो बी डॉट एस हो जाएगा। हेलो जयंत, हाँ यार शाम को इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है ना, और फिर सर ने कहा था कि 7:15 से वो जस्ट इंटरव्यू की क्लास भी है। बोलते हैं सर को कि सर या तो क्लास को थोड़ा शिफ्ट कराओ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को आधे घंटे पहले करा लेते हैं। बोलते हैं सर जैसा करेंगे कर देंगे। ओके।
किसी को आया है इंटरव्यू कॉल? अच्छा ब्रेक हो, ये बीच में जो है ना कट हो गया था ये बताइए आप लोग कि ये आपको याद है ये फॉर्मूला? डू रिमेम्बर दिस? ए डॉट डी एल इक्वल टू 5b। यस सर। ये आप लोग को वेक्टर पोटेंशियल में बताया गया था ना, वेक्टर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट में कि ए डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एस होता है। तो इससे मैच Yes, कर रहा sir. है ना, इससे ज्यादा हालांकि इससे भी मैच कर रहा है। देखो बी डॉट डी एल अगर ऐसे देखें यहाँ पे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनक्लोज्ड। लेकिन इस ज्यादा किससे मैच कर रहा है? अगर ये वाले रिलेशन को देखो, ज्यादा मैच कर रहा है इससे, है ना, क्योंकि देखो ई डॉट डी एल यहाँ पे ए डॉट डी एल एग्जैक्टली मैच कर गया, और यहाँ पे फाइव भी है, बस यहाँ पे फाइव है। तो मतलब दोनों रिलेशन में डिफरेंस कितना है आप देखिए कि बस यहाँ पे फाइव बी जो रिजल्ट है यहाँ पे, ओके, वो उसको बस यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो इससे इससे बहुत ज्यादा क्लोजली मैच कर रहा है ना, इट इज मैचिंग मच क्लोजली, है ना, मोर क्लोजली विद दैट वन। ओके, तो चलो ऐसे लिख देते हैं, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज सेम एज, ठीक है ना, सेम एज दिस वन, a dot dl इज इक्वल टू 5b। अब a dot dl मतलब a वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सिमेट्रिक केसेस, सो इन सिमेट्रिक केसेस ऐसे लिखो यहाँ पे, सो यहाँ फुल स्टॉप कर दो, ठीक है ना। सो इन सिमेट्रिक केसेस, ठीक है, रिजल्ट ऑफ, ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड मैच विथ, ठीक है, शुड मैच विथ इंड्यूस्ड, सॉरी विथ ए से मैच करना चाहिए, ठीक है ना, विथ आई रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय डी आई बाई डी टी, ठीक है, विथ आई रिप्लेस्ड बाय डी आई बाई डी टी। ओके, तो ये सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है? बताइए आप लोग, विल दिस हैपन? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बस इतना आप ध्यान रखिए, देखो समझने वाली चीज है, ये सब कैलकुलेशन तो हम लोग करते ही रहेंगे, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर ये मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे एक ही जगह ई आ गया और यहाँ पे फ्लक्स था उसका डेरिवेटिव आ गया। फ्लक्स जब निकालोगे ना, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो वहां पे जनरली करंट वगैरह दिया हुआ रहेगा ना, अगर ओके, तो करंट अगर मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, तो इसमें इसमें करंट का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि करंट जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा डी आई बाई डी टी, या फिर मतलब ऐसे कह सकते हो फाइव बी, बिकॉज बिकॉज ऐसा है कि फाइव बी जो है रिप्लेस हो रहा है डेल फाइव बी बाई डेल टी से। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इसलिए जानते हो, अगर आप कोई भी रिजल्ट जैसे इसका जानते हैं ना वेक्टर पोटेंशियल का, तो उसके लिए डायरेक्टली आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हम एक दो एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है ना। और ध्यान रखोगे दूसरी बात यह है ना कि कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will proceed exactly same as, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। वेक्टर पोटेंशियल के जैसा ही ये कैलकुलेशन प्रोसीड होगा, ठीक है ना। इट विल प्रोसीड एग्जैक्टली सेम एज इन वेक्टर पोटेंशियल, ऑलराइट, दैट्स द कॉन्सेप्ट, ओके। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोसीड एग्जैक्टली सेम एज वेक्टर पोटेंशियल, ऑलराइट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये कैलकुलेशन देखना है ना इसका, तो आप इसका कैलकुलेशन पढ़ लोगे, ठीक है, तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना, जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, देखो वेक्टर पोटेंशियल, सॉरी वेक्टर पोटेंशियल तो पढ़ चुके हैं ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ओके।
लॉन्ग सोलेनोइड से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखिए ये जैसे हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड। अब हमें इस, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। इसमें मान लो n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, इसका रेडियस है कैपिटल R, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, देयर इज ए करंट इन इट, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इट इज करंट इज फ्लोइंग। तो ये करंट जो है ना ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, इट इज फ्लोइंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, मतलब दिस करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। तो देखिए करंट फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होगा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है तो करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो लूप हम बना रहे हैं ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये जरूर ध्यान रखोगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। द प्लेन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऐसा लिख सकते हो, प्लेन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अंदर में और बाहर में एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं ना, अंदर में r डिस्टेंस पे फिर बाहर में r डिस्टेंस पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करेगा। तो देखिए एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग जो है ना वेक्टर पोटेंशियल के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेक्टर पोटेंशियल में बताया गया कि वेक्टर पोटेंशियल अंदर बाहर कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो निकालना चाहते हो उस कॉन्सेप्ट से तो एक बार उसको पढ़ लोगे, लेकिन हम अभी चलो ऐसे ही बता देते हैं। देखो ई डॉट डी एल अलॉन्ग क्लोज लूप इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं ना, डी डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है। तो हम अंदर में जब निकालेंगे ना, देखो इनसाइड कैलकुलेशन जब करोगे तो एक लूप में ऐसे करके इंटीग्रेशन करोगे आर रेडियस के लूप में, तो उससे आ जाएगा यहाँ पे देखो 2 पाई आर और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई और इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज, ओके, म्यू नॉट एन आई और पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही होता है ना इसका सोलेनोइड का। और हम एक छोटा सा लूप लेंगे जिसका रेडियस आर है, उसके लॉन्ग हमने लाइन इंटीग्रेशन निकाल दिया और फ्लक्स निकाल दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो म्यू नॉट एन आई और इंटू पाई एक कैंसिल होगा, ठीक है ना, आर बाहर आ जाएगा एक, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो म्यू नॉट एन और ये एक आर बाहर आ जाएगा और डिवाइड बाई इधर से 2 आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर में आप देखिए प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम आउटसाइड में यही कैलकुलेशन करते हैं, देखिए आउटसाइड में, तो आउटसाइड में बताइए क्या आएगा। सपोज आप एक आर रेडियस के लूप में इंटीग्रेट कर रहे हो आउटसाइड, देन व्हाट डू यू गेट, यहाँ पे फिर वैसे ही आएगा ना, ई डॉट डी एल से ई इंटू 2 पाई आर हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस डी डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, और अब यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पाई कैपिटल आर, हाँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बाहर में आप इस बड़े लूप में ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, लेकिन फ्लक्स तो सिर्फ अंदर वाले लूप अंदर जा रहा है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर में 0 होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं, मतलब ये जो है ना पहले जो सोलेनोइड में हम लोग जो पढ़े हैं ना उसी चीज को मानकर चल रहे हैं कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो होगा ना बड़े वाले लूप में भी सिर्फ इतने पोर्शन से फ्लक्स जाएगा, और इसका रेडियस आप देखिए आर है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो म्यू नॉट एन और डिवाइडेड बाय 2 पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आर और बेसिकली एक कैपिटल आर स्क्वायर भी होगा और डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी गेट।
सर जो ये वैल्यू जो बी अपन ने नोट की, ये तो जब करंट फ्लो हो रही है तब की थी अपन ने। हाँ वही तो, और कौन सा कोई जानते हो कोई वैल्यू बताओ, कोई और वैल्यू जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अपन ने ये बोला ना कि इनिशियली तो करंट है ही नहीं, तो वो क्या करंट नहीं है? करंट क्यों नहीं रहेगा? करंट सोलनॉइड जब डिस्कस कर रहे हो तो सोलनॉइड में करंट नहीं है तो कैसे, मतलब कैसे डिस्कस करोगे भाई सोलनॉइड का? तुम स्प्रिंग का मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ रहे हो ना, या करंट हम दिखाए कि नहीं? देखो ये एरो क्या दिख रहा है आपको, ये एरो दिखा हुआ है ना, करंट कैसे नहीं रहेगा इसमें? सोलनॉइड जब पढ़ रहे हो तो करंट तो है ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखे भी थे हम करंट है यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, करंट इज फ्लोइंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तुम लोग क्या बात करते हो, सोलनॉइड पढ़ रहे हो करंट ही नहीं रहेगा तो क्यों पढ़ रहे हो सोलनॉइड? आप स्प्रिंग मास सिस्टम तो नहीं पढ़ रहे हो, सोलनॉइड क्या होता है कि स्प्रिंग होता है, मैकेनिक्स तो नहीं पढ़ रहे हो कि स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे हो कि उसमें करंट नहीं लेंगे। जब भी ईएमटी में सोलनॉइड पढ़ोगे तो करंट, बिना करंट का सोलनॉइड पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? इसमें करंट है, देखो करंट जा रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जब करंट है तब तो मैग्नेटिक फील्ड आया, करंट इज चेंजिंग विद टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो आप इसको बोलो करंट जीरो है, तो करंट जीरो तो खत्म हो गया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा। इस पे भी करंट जीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, ठीक है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक देखो इन्फॉर्मेशन है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस रैंडमनेस आ गया है, हम बोल रहे थे ना अभी, तो कहीं से कुछ भी आ जा सकता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक लॉन्ग सोलनॉइड है, करंट टाइम वेरिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा अंदर और बाहर वो किस तरह से वेरी करेगा। अब देखो ये जो चीज है ना, ये बीएससी का मतलब लास्ट टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक है, मतलब एमएससी लेवल का टॉपिक है, ठीक है ना। तो हालांकि 11th 12th में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है कुछ स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये जानते हो सब स्टूडेंट को नहीं पता होता है, नॉट एवरी स्टूडेंट नोज दिस, ओके। तो इसीलिए ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आपको यही सब बस पढ़ के जाना है, ठीक है। तो एग्जाम के दिन तक आपको ये याद है तो समझ लो बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो कम से कम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कैसे किया गया ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड निकाल दिया हमने, अब निकालते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर है ये, इसमें करंट आई है, ठीक है, करंट आई। आपको यहाँ पे कम से कम डिपेंडेंस बताना है, इसका कैसा आएगा डिपेंडेंस बताइए आप लोग, चाहे नोट्स देख के बताइए चाहे जैसे बताने बताइए, लेकिन ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो अब मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, सपोज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कि कैसे होगा ये कैलकुलेशन, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस? आपको देखो ये स्टेटमेंट याद रखोगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोसीड सेम एज वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वेक्टर पोटेंशियल में करवाया गया है ये कैलकुलेशन, आपको वेक्टर पोटेंशियल देख लो बस समझ में आ जाएगा, ओके। वेक्टर पोटेंशियल का कैलकुलेशन देख करके आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है ना, बल्कि वही वाला आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, बस एक चेंज करना पड़ेगा, अभी बताए थे ना हम आपको यहाँ पे कि करंट जो था उसको रिप्लेस कर देना, आई रिप्लेस बाय डी आई बाई डी टी, करंट को बस इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना, बस इतना ही काम करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग ही बताओगे, क्या आंसर आ रहा है? B naught upon 2 pi ln r di by dt minus हाँ ठीक है, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, सब लोग अपने से लिख लोगे, अगर नहीं समझ में आया तो वेक्टर पोटेंशियल वाला रिजल्ट देख लो, रिजल्ट में जब आई जो लिखा हुआ था बस उसकी जगह डी आई बाई डी टी लिख दोगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग खुद से लिख लोगे, राइट योर सेल्फ, ठीक है ना, तो ये खुद से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखो ये जानते हो क्या है कि एग्जाम में अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा ना, तो जानते हो एक तो सोलनॉइड का आ सकता है, एक आ सकता है लॉन्ग वायर का, ठीक है। तो इन्हीं दो का सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि ये लॉन्ग वायर का केस जानते हो ग्रिफिथ में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देखोगे ग्रिफिथ में जानते हो हम जिस तरीके से आपको बताया ना उससे अलग तरीके से निकाला हुआ है, उसमें इंटीग्रेशन से निकाला हुआ है, आप एक बार चेक करोगे, ठीक है ना, ग्रिफिथ की बुक में, ठीक है, लेकिन आंसर वही है, एल एन आर का डिपेंडेंस उसमें भी निकाला गया है, ठीक है ना।
तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये खुद से आप लोग लिख लोगे, डिपेंडेंस लॉग में आएगा LNR में, ठीक है ना, वेक्टर पोटेंशियल देखकर, ठीक है। अब देखो एक बार आप खुद सोच सकते हो कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पूछा जा सकता है। मान लो कभी ऐसा आ गया कि एक इन्फानाइट शीट है, उस इन्फानाइट शीट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टाइम में, ठीक है, उसका वेक्टर पोटेंशियल आ सकता है, ठीक है ना। तो सॉरी, उसका निकालने के लिए तो उसका वेक्टर पोटेंशियल हम निकलवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, तो उसका देख लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में मतलब इसको यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट करके पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे देखो हम आपको एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे, एक मिनट असाइनमेंट से दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहाँ पे सर ये टॉपिक एससी वर्मा में है। SC वर्मा जो अभी कौन सा वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। यस सर। तो SC वर्मा में जितना हम बता रहे हैं उतना थोड़ी होगा, ठीक है, होगा तो एक दो लाइन लिखा होगा, ठीक है। अभी SC वर्मा की एक बुक आई है EMT की, ठीक है ना, उसमें हो सकता है लिखा हो, हमने देखी नहीं है वो बुक किसी ने देखी है क्या? हम्म। नो सर। तो नहीं, देखो ये जितना आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं ना EMT में, इतना अगर आप लोग कर लोगे ना तो बहुत बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। और मतलब जितना मतलब हम बता देते हैं ना, इतना जरूरी नहीं कि आपको हर बुक में लिखा है। अब जैसे ग्रिफिथ की बुक में देखो, ग्रिफिथ की बुक में ये वाला दिया हुआ है तो ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि तो कुछ दिया हुआ रहता है तो कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखो हम क्वेश्चन एक दिखा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो इसमें जो है ना, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि किसी रीजन में, इन रीजन, ठीक है, इन रीजन, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, देखो ऐसा दिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, सपोज करो समथिंग 2T और इंटू K कैप दिया हुआ है, ठीक है, 2T इंटू K कैप। अब क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है ना। या इसको रुको एक मिनट, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q इज इक्वल टू 1 है, मास भी इसका 1 मान लो, ठीक है ना, थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे करें। चार्ज का 1 कूलम है, मास भी इसका 1 है, ठीक है ना, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट, रेडियस इसका 2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, so moves in a circle of radius 2 due to variation of magnetic field, ठीक है। so calculate its speed after
ठीक है ना, कंप्लीशन, आफ्टर इट कंप्लीट्स टू रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो जब ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा ना, तो हमें इसका स्पीड बताना है। ठीक है ना, तो ये एक इस तरह से देखिए प्रॉब्लम भी क्रिएट किया जा सकता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। अब ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली रुका हुआ है, तो रुका हुआ है, आप जानते हो स्पीड 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मूव कर जाएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। तो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इसका स्पीड बताना है। ठीक है ना, यू हैव टू टेल इट्स स्पीड आफ्टर इट कंप्लीट्स 2 रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितना आंसर आएगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन एक बार आप लोग ट्राई करके बताइए, देखिए क्या आंसर आता है। अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। देखिए क्या आंसर आ रहा है। √24। √24 आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, और एक दो लोग बताइए पहले, देखते हैं कुछ कैलकुलेशन। तो आप लोग की हैबिट डेवलप होगी ना कैलकुलेशन करने की, अगर थोड़ा करोगे तो। एनी आंसर? टू रिवॉल्यूशंस। ये थोड़ा करना पड़ेगा आप लोग कैलकुलेशन, जानते हो हैबिट डेवलप होगी इससे, और डेफिनेटली आप लर्न तभी करोगे, थोड़ा करोगे ना कैलकुलेशन, बैठे मत सर 2 रहोगे। ठीक है, यूनिट पर सेकंड। दो 2 आंसर आ रहा है। यस सर। एक ने बताया 24, एक मिनट, एक ने √24 और एक बता रहे हो 2 यूनिट। इतना अलग कैसे आ रहा है? अब दोनों लोग चेक करो अपना, तो दोनों का ही गलत है। सर 2.2। 2.2 आ गया एक से। 3 लोग बताए, 3 आंसर बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन आ रहा है सर, डिस्टेंस का। अब जो भी आ रहा है तो उसी को तो सोचना है, वही तो। आप अपना इंटेलिजेंस तो इसी को बोलते हैं ना, अपना इंटेलिजेंस यूज करो थोड़ा। ठीक है, 2 आएगा 2 आ रहा है, तुम्हारा आंसर चेंज हो गया। अभी तो 24 बता रहे थे। सर, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, 3 आया था पहले। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं। देखो इसमें जो है ना, ऐसा है सिचुएशन, ये ऐसे डॉट 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 से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं हम, सपोज करो ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, ये ऐसे।
ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के पूरे स्पेस में दिया हुआ है, कुछ रीजन बताया नहीं है ना कहाँ पे है, तो मतलब पूरे स्पेस में मानना पड़ेगा, पूरे स्पेस में। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रख दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बोला गया देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, तो इस प्लेन में बेसिकली कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना, इसी प्लेन में। ठीक है, तो अब बताइए ये चार्ज पार्टिकल को बोला गया सर्कल में घूम रहा है ये, तो कैसे सर्कल में घूमेगा ये, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह का सर्कल में जाएगा बताइए। विल इट मूव इन क्लॉकवाइज सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, B इज इक्वल टू कितना था 2T के कैप, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना। ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या होगा कि हमने आपको बताया ना कि इंड्यूस्ड करंट का जो सेंस होता है ना, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंस है वो इंड्यूस्ड करंट वाला सेंस है, दोनों का सेंस सेम है। तो इसमें जानते हो आपको मान के मतलब इमेजिन करना है कि मान लो अगर कोई लूप यहाँ पे रखा रहेगा, कोई लूप अगर रखा हुआ है तो उसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बढ़ रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू टाइम है, टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसमें मतलब हमको अगर मान लीजिए कोई लूप रखा हुआ है ना, तो उसमें करंट निकालने के लिए हमको थंब को अंदर रखना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट करना पड़ेगा। तो फिंगर ऐसे कर लो रहा है तो इंड्यूस करंट जो है ना क्लॉकवाइज जाएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज है इसमें, ठीक है ना। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, ठीक है, ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है ना। ये क्लोज लूप जैसा, ये सारे लाइंस जो है ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कुछ ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है ना, तो इसका सेंस ऐसा है। तो इस चार्ज पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसी सेंस में घुमा देगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, क्योंकि हमने आपको सिंपल एक लाइन बताया ना कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस इंड्यूस्ड करंट का सेंस के जैसा होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी कह सकते हो, मतलब एग्जैक्टली डायरेक्शन ना बोल करके सेंस बोलते हैं इसमें, ठीक है, ज्यादा बेटर होता है। sense of E induced is same as sense of induced electric field, ठीक है ना, induced सॉरी I induced, ठीक है, I induced, ठीक है, ठीक है, I induced के सेंस में होता है, ठीक है ना। तो हमको इमेजिन देखो I induced अगर पता करना है ना कि यहाँ पे I तो कोई करंट तो है नहीं बेसिकली, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है पहले से। तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे मान लो एक कंडक्टिंग लूप रख देते हैं तो उसमें इंड्यूस करंट किधर जाएगा। तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, हम उसके अपोजिट करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज होगा। तो चार्ज पार्टिकल इसमें हम ऐसे बोले हैं ना कि Q इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा, ऑलराइट, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला आंसर तो आप लोग गलत बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि Q विल मूव क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जाएगा, Q विल मूव क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया, ठीक है, रेडियस इसका। तो ये बोला गया है इसका, ये जो है ना मूव कर रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो हम अब डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, देखो E डॉट डी एल along क्लोज लूप इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है ना, तो ये 2 रेडियस के लूप पे निकाल देंगे तो E इंटू 2πr हो जाएगा ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐसे लिखना होगा dB बाई dt और इंटू πr स्क्वायर फ्लक्स, ऐसे निकल जाएगा। तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो बेसिकली मतलब ये माइनस वगैरह हटा दो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस हटा देते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड जो है ना बेसिकली निकल जाएगा dB बाई dt करोगे तो इससे 2 निकल जा रहा है और 2t लिखा हुआ है ना, और इंटू यहाँ पे पाई एक r बच जाएगा और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है, बस यही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना बेसिकली r के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि इसमें बोला गया इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकल गया।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकल गया तो हम इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो फोर्स बाय मास कर देंगे तो यहाँ से QE और बाय मास, तो Q इसका दिया हुआ है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दिया हुआ है, मास भी इसका 1 दिया हुआ है, तो ये इसका एक्सेलरेशन 2 निकल गया, एक्सेलरेशन इज 2। ठीक है, तो अब बोला गया है इसमें, देखो एक्सेलरेशन जो निकला ना वो 2 निकल गया है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें बोला गया एक रिवॉल्यूशन में कितना स्पीड होगा, तो ये लगा दो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, आप सभी जानते हो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो v² इक्वल टू 0 के स्क्वायर और प्लस 2 और एक्सेलरेशन हो गया 2 और s का वैल्यू 2πr कर दोगे। अच्छा, कितना रिवॉल्यूशन के बाद बोला गया था? 2 रिवॉल्यूशन है ना, तो s की जगह पे 4πr हो जाएगा, 4πr। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 16πr, तो ये रूट अंडर 16 3.14 और r का वैल्यू 3.14 और 2। ठीक है, तो यही आ रहा है इसका आंसर। तो v इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 32 इंटू 3.14। ठीक है, ये आंसर है। कितना आंसर आ रहा है इसका? रूट निकाल के देखो जरा। 32 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इक्वल टू इतना 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो समझ में आया ना? ये देखो बेसिकली जानते हो आप लोग कैलकुलेशन कर क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपने कभी कैलकुलेशन किया नहीं है, तो अब करना शुरू कर दो। जानते हो अब जितना कर लोगे ना कैलकुलेशन, समझ लो उतना बेटर होगा। ठीक है, जैसे मतलब जानते हो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, अब आपको एक बस कैच करनी है। अब बस जो है ना मतलब छूटने वाली, आगे निकल गई थोड़ी सी अभी, लेकिन धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, और आपको दौड़ना है। अब जानते हो अगर आपने जानते हो लाइफ में कभी दौड़ा नहीं है ना, आप दौड़ के पकड़ नहीं पाओगे बस को। ठीक है, थोड़ा ही सा दौड़ोगे ना आपको डर लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, पता चला बस पकड़ते पकड़ते हम गिर जाए। ठीक है ना, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन दौड़ा हुआ है ना, अगर आपने पहले मतलब डेली जॉगिंग करते हो ना, तो आप आराम से पकड़ करके थोड़ा और भी तेज दौड़ लोगे। ठीक है ना, लेकिन नहीं दौड़ा हुआ है तब तो हिम्मत ही नहीं करोगे, मतलब बोलोगे नहीं अब जा रही है तो जाने दो। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे भी। मतलब जानते हो अगर आपने कैलकुलेशन किया हुआ है ना, तो इससे जानते हो क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जाम में जानते हो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ना कि नहीं कभी ने देखा नहीं, आपने समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसमें ट्राई करोगे। और अगर नहीं किया हुआ है कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन आपने नहीं किया हुआ है ना, तो एग्जाम में नया क्वेश्चन जैसे दिखेगा ना, आप एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें गलती आप लोग कहाँ कर रहे थे ये बताइए जरा। सर ये जो आपने लास्ट स्टेप लिया ना, ये समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, लेकिन लास्ट स्टेप जो वेलोसिटी निकालने के लिए वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकालना। तो कुछ एनर्जी वगैरह का यूज करके निकाल रहे थे, ये आपने ऐसा मेथड किया वैसे नहीं निकाला। अरे तो एक्सेल इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स, चार्ज पार्टिकल है, मूवमेंट। आप बताइए आप लोग ये इतना तो जानते हो ना कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना और न्यूटन्स लॉ लगाना, ये जैसे न्यूटन्स लॉ लगाना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ज्यादा जनरल न्यूटन्स लॉ को बोला जाता है। समझ गया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे ना, और कोई कॉन्सेप्ट। अब एनर्जी कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे थे? हाउ यू आर अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, बताओ जरा। सर हम उस तरीके से करा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है 2 रिवॉल्यूशन के 2 ev। अब वो समझ में नहीं आ रहा था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अभी ये बताओ? नहीं पढ़ रही है सर, कौन से, कहाँ से एमएससी कहाँ से किया? खड़गपुर से किए सर। खड़गपुर मतलब कहाँ, आईआईटी खड़गपुर? हाँ आईआईटी खड़गपुर से करने के बाद यार तुम लोग ये सब ऐसे काम कर रहे हो। और किसने आंसर बताया था? ममता बताई थी शायद आंसर, है ना? 2 पॉइंट समथिंग किसने बताया था? सर मैंने बताया था। तुमने क्या, तुम एमएससी कहाँ से किया हो बताओ? सर एनआईटी महाराष्ट्र नागपुर से सर। एनआईटी नागपुर से? अच्छा, एनआईटी नागपुर से एमएससी किया हो। जानते हो तुम लोग, जानते हो मतलब हमको लगता है 11th 12th में पढ़ाई नहीं किया हो ज्यादा। ठीक है सर यहाँ पे
ये सर्कल मैंने मूव करेगा सर 2 बार। तुमने क्या किया, एक बात बताओ, इसमें तुमने क्या किया, कैसे निकाला है इसका आंसर? 2 बता रहे थे ना तुम पीयूष? यस सर, हाँ, यस सर। 2 कैसे आ रहा था सर्कल आंसर? में सर्कल में जब घूम रहा था ना सर, तो mv हम्म, स्क्वायर बाय r को मैंने qe से इक्वेट कर दिया, तो वहाँ एम वी से। स्क्वायर बाई आर को क्यू से इक्वेट कर दिए। यस सर। अच्छा, वही सर, इसमें सर्कल एक सर्कल में तो रहेगा नहीं ना सर ये, इसलिए 2 बार कैसे घूम गया एक ही सर्कल में। नहीं जानते हो, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है ना, ये क्यू से इक्वेट नहीं होगा। ये जो है ना क्यू टेंजेंशियल है ना, जानते हो ये आप जानते हो ना कि सर्कल में क्या होता है, सर्कल में अगर रेडियल कोई फोर्स है ना, ओके, रेडियल कोई फोर्स अगर है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल डायरेक्शन में अभी हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ना एक्सेलरेशन, देखो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, यही होता है ना। तो अगर हम रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखेंगे ना, एफ रेडियल इज इक्वल टू मास इंटू ए रेडियल, तो हम ऐसे रेडियल फोर्स जो लगेगा उसको लिखेंगे मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियल फोर्स को आप इक्वेट कर सकते हो। अब इसमें ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो ये इधर नहीं आ सकता है, ये जो है ना बेसिकली ये टेंजेंशियल है ना, तो टेंजेंशियल बेसिकली क्या बोलते हैं, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप इससे नहीं कर सकते हो, ये अगर रेडियली इनवर्ट लग रहा होता ना तो हम कर देते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है सर, हमने भी सोचा था और हमें भी यही कंफ्यूजन हो हाँ, रहा था कि नहीं जानते हो, एक्चुअल देखो एक इवोल्यूशन मिनट, कैसे लेंगे। ये क्वेश्चन जानते हो थोड़ा सा, जैसे आप लोग इस तरह से अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ, ये क्वेश्चन में जानते हो मतलब सम इंफॉर्मेशन हिडन है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन आंसर इसका ऐसा ही आएगा। इस तरह क्वेश्चन जानते हो आईआईटी जेई में भी आया है, ठीक है ना। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो टेंजेंशियल लग रहा है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन निकला ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रिमेंबर दिस इज, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्लास में ये बताने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन का कॉन्सेप्ट हम बताए थे ना काइनेमेटिक्स का, कल बताएंगे। तो उसमें ये बात हम बताने वाले हैं कि किसी भी कर्व में, जानते हो, चलो हम अभी बता देते हैं कि किसी भी कर्व में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस, ये तीनों, ये सारे फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, अगर क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि ये लगा दोगे, ऐसा नहीं, ये इस फॉर्मूले में ध्यान रखो, यहाँ पे जब भी किसी भी कर्व में, ऐसा नहीं कि सर्कल में सिर्फ लगता है, ऐसा नहीं, किसी भी कर्व में ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, ऐसा नहीं कि नेट एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन इसमें लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, अच्छा जानते हो एक चीज, चलो हम ऐसे ही सिर्फ बता देते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है ना, ठीक है ना, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, जैसे मतलब कभी कभी आप देखोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा होगा, अंडर ग्रेविटी पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना मतलब हम लोग जनरली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सर्कुलर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी लग जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लगता है, ठीक है ना, लेकिन तो इसमें जनरली ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, एक दो, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि मतलब आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। ये जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है, तो एफ को हम क्यूई को एम वी स्क्वायर बाई आर से नहीं इक्वेट कर सकते, क्योंकि जब आप क्यूई को एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करते हो ना, तो उसका एक्चुअल मतलब होता है कि आप रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हो, और यहाँ पे जो फोर्स है ना वो रेडियल नहीं है, टेंजेंशियल है, तो दैट इज वन थिंग, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप देखो एक इसी तरह का एक क्वेश्चन जानते हो, इसी पे बेस्ड एक आईआईएससी बेंगलोर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईएससी बेंगलोर। पहले आईआईएससी बेंगलोर का अलग से एग्जाम होता था, वो जेस्ट या जैम से एडमिशन नहीं लेते थे वो, ठीक है ना। तो आईआईएससी में क्वेश्चन था ये, देखो ये क्वेश्चन इस तरह से था कि एक डिस्क है, ठीक है, देयर इज अ डिस्क, ओके, और यहाँ पे इस डिस्क में यहाँ पे एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो ये सोलनॉइड है, सोलनॉइड क्रॉस कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है फाई बी, और यहाँ से डिस्क से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज को फिक्स कर रखा है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन जानते हो ग्रिफिथ के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना।
ग्रिफिथ की बुक में आप देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्विच्ड। देखो लर्निंग कैसे होती है जानते हो, हम आपको बता रहे हैं अभी, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि इसी तरह क्वेश्चन एक ग्रिफिथ में दिया हुआ है, तो आपको जानते हो चेक करना चाहिए ग्रिफिथ की बुक में जाकर के, ठीक है ना। उसमें देखोगे अभी जो है ना एक पॉइंट चार्ज का हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ग्रिफिथ की बुक में जो दिया हुआ है ना वो रिंग का क्वेश्चन है। वो रिंग दिया हुआ है कि एक रिंग है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसमें भी यही बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्विच्ड ऑफ, देन व्हाट इज एंगुलर moment, what is angular momentum acquired by the disk? डिस्क जो है ना कितना एंगुलर मोमेंटम अक्वायर करेगा, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग फिर से मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर रहे हैं ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड है, बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फिर से यही लगा देते हैं, जब भी देखो आपको दिख रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको आप लगाओगे माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो इससे इसको स्विच ऑफ करने से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अच्छा फिर से बताइए आप, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया तो घट गया, तो बढ़ाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, हाँ ठीक है। देखो इसमें जो है ना बेसिकली क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर रहे हो मतलब डिक्रीज कर रहा है ना, घट रहा है, ठीक है ना। तो हम थंब को फील्ड के डायरेक्शन में ही रख देंगे ऐसे करके, तो ऐसे रखोगे ना, फिंगर ऐसे कर्ल होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इंड्यूस्ड करंट में जो मेथड बताया गया था ना, वही मेथड इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि हम बता चुके हैं सेंस जो इसका होता है वही होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही होगा, देखो ऐसे करके इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा इस तरह से यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, मतलब हर जगह पे ऐसे टेंजेंशियल होगा ऐसे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है ना, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकालना है, तो ई इंटू ऐसे 2 पाई आर लिख दोगे, 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया -1/2 पाई आर, और ये हो गया डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये क्यू अपॉन 2 पाई आर हो गया, और इंटू फाई बी डेल फाई बी बाई डेल टी, ठीक है। तो देखिए फोर्स इतना निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स की, क्योंकि इसमें रोटेशन का क्वेश्चन है ना, देखो पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल ऐसे ट्रांसलेट कर रहा था, पॉइंट चार्ज था, ठीक है ना। ये यहाँ पे पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है, तो हम, और दूसरी बात एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोला गया, तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क से रिलेट होता है, तो टॉर्क निकाल दो। तो टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे, जैसे फोर्स ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगेगा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, देखिए फोर्स का वैल्यू हम ये पुट करेंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर है ना, तो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई और डेल फाई बी बाई, माइनस आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेल फाई बी बाई डेल टी, टॉर्क निकल गया। अब टॉर्क जो है ना एक्चुअली लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख दो, टॉर्क को डी एल बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चलो अब इसको ऐसे, चलो ठीक है, इसको ऐसे लिख दो बेसिकली डेल्टा एल बाई डेल्टा टी एल, टॉर्क को ऐसे लिख देते हैं चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें लिमिट टेंड्स टू 0 करेंगे तो डी एल बाई डी टी हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली सॉरी, यहाँ पे Q अपॉन 2 पाई है, और यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख देते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम, ठीक है ना, ये लिख दिया गया।
तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा एल फाइनल एल समथिंग होगा, इनिशियल 0 था, एक माइनस साइन भी था यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे आप इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना 5, मतलब यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल 0 होने वाला है, इनिशियल में 5 ही था, ठीक है ना। ये माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्यू 5b अपॉन 2 पाई, ये आंसर है, ठीक है, क्यू 5b अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सॉरी दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम अक्वायर करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसे क्या बोलते हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और आप यहाँ पे इसको स्विच ऑफ कर, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को स्विच ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके, ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जानते हो इस तरह का एक नेचुरल फेनोमेना भी होता है, देयर इज समथिंग, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा जा सकता है, मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग इमेजिनरी थिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दिस एक्चुअली हैपेंस, ओके। आप इसमें चेक ग्रिफिथ देखो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, चेक ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ की बुक में देखोगे एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है उसमें, लेकिन वो रिंग से दिया हुआ है, रिंग है पूरा, उसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली एक एक स्टेप उसका ऐसा ही है, जैसे हमने कराया ना वैसा ही सारा स्टेप होगा उसमें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी देख लोगे आप उसे, ठीक है। एक जानते हो इसी के जैसा एक इफेक्ट होता है, नेचुरल इफेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डी हैश वैन एल्फेन एल्फेन का स्पेलिंग शायद FEN इफेक्ट, आप लोगों ने नाम सुना है ये डी हैश वैन एल्फेन इफेक्ट, ये पढ़ के देखोगे आप लोग गूगल में सर्च करोगे, ठीक है ना। इसका पूरा नाम आइंस्टाइन डी हैश वैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आइंस्टाइन डी हैश वैन एल्फेन इफेक्ट, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ अभी मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वहां पे दो चीजें होती है, वहां पे एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं ना तो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इससे अलग है, मगर रोटेशन से रिलेटेड चीज है वो भी, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। उसमें एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, व्हेन यू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ओके। सो दैट इज डी हैश वैन एल्फेन इफेक्ट, मगर फील्ड को स्विच ऑफ करने से रोटेशन वहां पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, फील्ड को स्विच ऑफ करने से रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जानते हो ये सभी मतलब ये जो डी हैश वैन एल्फेन इफेक्ट जो है ना, बहुत ही मतलब अच्छा एक फेनोमेना है इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा गया ना कि हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आल्सो हैज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, डी हैज वैन एल्फेन इफेक्ट। इससे डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में था ना, वो अब ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें बेसिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कल लॉ, ये दो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखो हम लोग ये कहते हैं ना कि जैसे सपोज कर लो कि कोई ये मान लेते हैं कि कोई भी रीजन स्पेस का है, ये 3D सरफेस है, 3D क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है। अब इसके अंदर चार्ज है वो मान लो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो अब दो सिचुएशन हो सकता है, चार्ज या तो इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रहा है या इसके अंदर आ रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा होगा यहाँ पे चार्ज,
तो मतलब अंदर आ रहा है चार्ज चारों तरफ से, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो चार्ज, अब जो भी मान करके सॉल्व करिए, ठीक है ना, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मान लो चार्ज ऐसे बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर में जो चार्ज है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो हम ऐसे कह देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होगा, ठीक है ना, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू एक्चुअली करंट फ्लोइंग आउट, ठीक है ना। तो ये करंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डेल क्यू बाई डेल टी, तो करंट हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो देखो करंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो ये चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, तो इसका रेट नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो डेल क्यू बाई डेल टी, इसको आप जो है ना या ऐसा करो इसको, ठीक है। देखो ये जो क्यू है ना, इस क्यू को आप ऐसे लिख दो रो इंटू डी टाउ, ठीक है। और ये जो करंट है ना, या माइनस साइन भी है, करंट को लिख दो जे डॉट डी एस। करंट हम लोग जानते हैं जे डॉट डी एस होता है 3D में, अब ये पूरे क्लोज सरफेस को क्रॉस कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस ये लिखा हुआ है डेल रो बाई डेल टी और इंटू डी टॉ, ठीक है। तो ये डी टॉ मतलब वॉल्यूम है ये, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे यूज करो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डेल डॉट जे और इंटू डी टॉ, ठीक है। तो डेल डॉट जे डी टॉ करोगे, ठीक है। तो यहां से देखिए आप लोग डेल डॉट जे, अब दोनों साइड डी टॉ आ गया ना, तो माइनस डेल रो बाई डेल टी, ठीक है ना, डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे, ठीक है। तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको याद है क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही डेराइव किए थे हम लोग, एग्जैक्टली सेम आया था ना, सेम इक्वेशन is used in quantum mechanics, fluid dynamics, ठीक है ना, fluid dynamics, या फिर बाद में आप देखोगे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अभी देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, बस ऐसी करंट का डिस्कशन चल रहा है। करंट के डिस्कशन में आपने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया, रिमेंबर द सेम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब आप पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये पॉइंटिंग थ्योरम में, पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये जानते हो मतलब एक तरह का यूनिक केस है कि एक ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही फॉर्म जो है ना सब जगह पे आता है, क्वांटम में भी आता है, फ्लूइड डायनामिक्स में भी आ रहा है, और क्या बोलते हैं वेव में भी आ रहा है, और यहाँ चार्ज में भी आ रहा है, ठीक है ना। इट्स क्वाइट यूनिक एक्चुअली, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे बस इतना आप ध्यान रखोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। अब देखिए बस इतना तो बोला गया ना यहाँ पे कि चार्ज अगर बाहर जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज करेगा, अब कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल तो अप्लाई नहीं किया गया। तो ये मतलब आप ध्यान रखोगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अगर किसी लोकेशन पे, अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो किसी भी एक पॉइंट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर किसी केस में मान लीजिए चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो वहां पे डाइवर्जेंस ऑफ जे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कभी किसी वायर में, या ऐसे सपोज कर लो कि जैसे मान लो ये ऐसे वायर है, ठीक है ना, इधर से करंट आ रहा है I1 और इधर से आ रहा है I2 और इधर जा रहा है I3, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऐसा हो गया कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब जितना चार्ज इधर से आया ना उतना ही चार्ज इधर चला गया, ठीक है। तो इसके ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन पे चार्ज अगर ऐसा हो गया, इफ ऐसा आ रहा है, तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एट जंक्शन, ठीक है। ये जो जंक्शन है ना उस पर रो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रो इज कांस्टेंट एट जंक्शन, ठीक है। तो रो अगर कांस्टेंट हो गया जंक्शन पे, तो इसका मतलब है डेल रो बाई डेल टी 0 हो जाएगा, डेल रो बाई डेल टी 0 हो गया। अब डेल रो बाई डेल टी 0 हो गया तो डेल डॉट जे इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो हम स्टार्ट यहाँ से किया ना, इस पे कंडीशनल लिखा हुआ है, देखो इफ लगा हुआ है कि ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब जितना चार्ज इधर से आ रहा है उतना चार्ज इधर निकल गया, कोई भी चार्ज यहाँ जमा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज अगर कलेक्ट नहीं हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, मान लो स्टार्टिंग में 0 है चार्ज डेंसिटी, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए रो कांस्टेंट, तो ये 0, अब ये 0, तो ये 0, तो इसका मतलब स्टार्ट यहाँ से किया तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जब ट्रू है तो ये ट्रू होगा,
ये ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान रखोगे कि आई, जैसे हम ये जो लिख रहे हैं ना I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसका इक्वेलेंट स्टेटमेंट है डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वेलेंट है, ठीक है। तो इसको आप जानते हो ना, क्या लिखते हो, व्हाट डू यू कॉल इट, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये भी ध्यान रखोगे किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया, ठीक है। एक बार गेट एग्जाम में पूछा गया, दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम, मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज रिटन एज, ठीक है। अब किसी को पता ही नहीं है कि ये तो जानते हैं लेकिन ये कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मान लीजिए अब फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि मान लो एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना है, विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मान लो ऑप्शन में ये दे दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी, उसमें बोल दिया इनकम्प्रेसिबल, सपोज ऐसे लिखा हुआ है देयर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके। सो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विच इज द करेक्ट इक्वेशन, तो इनकम्प्रेसिबल में भी डेंसिटी चेंज नहीं होता है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में जब इसको लगाते हो ना तो ये डेंसिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल डॉट जे 0 आ जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है ना। तो वहां पे बस 0 कर दोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे कि ये बेसिकली किरचॉफ्स लॉ का अनदर फॉर्म है, गेट एग्जाम में एक बार आ चुका है, दोबारा भी गेट का क्वेश्चन रिपीट भी होता है ना, कई बार आप देखते हो गेट में सेम क्वेश्चन आ जाता है दोबारा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आ गया। अब हम लोग आगे देखिए इसका एक एप्लीकेशन है, इससे एक फॉर्मूला डेवलप होता है, जानते हो, जो नेट एग्जाम में 2 बार फॉर्मूले को ही पूछा गया है डायरेक्ट, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएशन of charge density with time inside a conductor, ठीक है। वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी विथ टाइम इनसाइड ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, देखो हम साइड में पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में आप ये पढ़ते हो ना कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, दिस इज ए कंडक्टर। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट बस इलेक्ट्रोस्टैट तक ही है, आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा कॉन्सेप्ट जो है ना ग्रो करता रहता है, कॉन्सेप्ट जो है ना फिजिक्स में भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फिर हमने ये लगाया डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है तो डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है ना वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी विल बी 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज डेंसिटी 0 आ गया। तो इसमें बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी 0 होता है, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, ठीक है ना। चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस, ये चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है ना। और जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कंडक्टर के नजदीक सरफेस पे जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें ये बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें आपने अगर कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है ना, तो ये चार्ज जो है ना टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली 0 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा स्लो, उसकी कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी अगर मतलब कम है तो धीरे धीरे कम होगा, अगर मान ली कंडक्टिविटी 0 है तो मतलब चार्ज फिर फ्लो क्यों करेगा। कंडक्टिविटी 0 मतलब इंसुलेटर है तो जितना चार्ज दिया आपने उतना ही रहेगा अंदर में। तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी मतलब फ्लो करके चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब बताना है कि किस तरह से चार्ज डेंसिटी वैरी करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम मान रहे हैं कि चार्ज यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर, ठीक है ना, सरफेस की तरफ जा रहा है करंट ऐसे, ठीक है ना। ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, देखो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, ये लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अभी हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 नहीं कह रहे हैं ना, तो ये देखो गॉस लॉ लगाओगे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज डेंसिटी आप 0 नहीं बोल रहे हो तो मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है। आप ध्यान रखो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हुआ तो फिर तो ये तो 0 ही होगा ही, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर में देखिए करंट, ये जैसे करंट फ्लो कर रहा है ना तो इसकी करंट डेंसिटी को हम जे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई लिख देंगे, ठीक है ना। ये जे इक्वल टू सिग्मा ई, इसको बोला जाता है ओम्स लॉ,
ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। एक होता है V इक्वल टू आई आर, वो तो होता ही है, ठीक है ना, वो मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोपिक है, एक पॉइंट पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो J इक्वल टू सिग्मा ही लगा देंगे। अब थर्ड एजम्पशन हम लगाएंगे कि ये कंडक्टर जो है ना होमोजीनियस है, ठीक है ना। देखो होमोजीनियस कंडक्टर, ठीक है, होमोजीनियस कंडक्टर एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो होमोजीनियस कंडक्टर है अगर ये, ठीक है, इफ इट इज होमोजीनियस कंडक्टर, तो इसमें जो है ना सिग्मा जो है ना हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, हर जगह पे सेम होगा। तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे ना, तो सिग्मा कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप ऐसे लिख दोगे, सिग्मा आउटसाइड हो गया और ये बन जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस डेल रो बाई डेल टी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर डेल डॉट ई अब यहाँ पे यूज कर दो गॉस लॉ, यूज गॉस लॉ, गॉसेस लॉ यूज करोगे, ठीक है ना। तो डेल डॉट ई की जगह रो बाय एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, सिग्मा यहाँ पे रो बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, ये लगा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ये डेल टी हो गया इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई रो हो जाएगा, सॉरी डेल रो बाई रो, ये वाला रो नीचे आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दोगे इधर, ठीक है ना। तो 0 टाइम पे मान लो चार्ज डेंसिटी रो नॉट था, टी टाइम पे मान लो रो हो गया, तो यहाँ से जो है ना रो निकालोगे ना, तो आपका रो नॉट आ जाएगा ई टू द माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू टाइम, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, विथ टाइम, इस तरह से चार्ज। डाइवर्जेंस तो जे नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हो? ये पहली आपने इक्वेशन में डाइवर्जेंस जे नहीं लिखोगे क्या? वही होगा नहीं, ऊपर में इसकी नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन में लिखे ना सर, जे इक्वल टू सिग्मा ई लिख दिए ना, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ऊपर में सर। अच्छा वो यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे तो जे है ही है, हाँ ठीक है। वो अभी लिखवाए थे ना इधर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे जो लिखे थे वही तो है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, इसको यूज किया हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज कर रहे हैं बस, और क्या, ठीक है। तो डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल, ठीक है। तो ये आ गया। अब जानते हो देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को जानते हो नेट एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है ना, आस्क्ड 2 टाइम्स इन नेट, ठीक है, नेट एग्जाम में। एक बार आप यू वोंट बिलीव कि ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट, ये फॉर्मूला पूछा गया सी पार्ट में 5 नंबर में, जानते हो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। एक बार पूछा गया जानते हो इस तरह से कि इसको बोला गया डायलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है ना। तो अगर जानते हो ये डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा ना, देखो डायलेक्ट्रिक, तो आप ऐसे लिख दोगे रो इज इक्वल टू रो नॉट और, ठीक है ना, ई टू पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इनटू टी, ऐसे लिख दोगे। डायलेक्ट्रिक होगा तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार जानते हो मतलब नेट एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन पूछा गया ना, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला 5 नंबर में पूछा गया, और एक बार डायलेक्ट्रिक दे करके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ उसमें, और टाइम निकालने के लिए बोला गया कि कितने देर में चार्ज डेंसिटी जो है ना इतना % डिक्रीज कर जाएगा, 1%, ऐसा कुछ दिया हुआ था कि फाइनल चार्ज डेंसिटी विल बिकम 1% ऑफ इनिशियल चार्ज डेंसिटी कितने देर के बाद, ओके। तो उस क्वेश्चन में डायरेक्टली कांस्टेंट भी दिया हुआ था और थोड़ा सा कंडक्टिविटी भी दिया हुआ था, तो मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था, दैट वाज आस्क्ड इन बी पार्ट। तो बी पार्ट में थोड़ा ज्यादा टफ पूछा गया था, सी पार्ट में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया था, टिक करना था बस, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखोगे। और ये फॉर्मूला जानते हो गेट एग्जाम में पूछा गया है, जेस्ट एग्जाम में पूछा गया, मतलब डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, ओके, ठीक है। तो अब जानते हो देखो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ईएमटी जो टफ होता है ना, ईएमटी टफ होता है, आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बस यहाँ तक टफ होता है, ठीक है ना, ईएमटी। अब उसके बाद जानते हो अब जो भी आप पढ़ोगे ना वो मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है। बस आपको जो पढ़ोगे ना वही एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे अभी आपने ये पढ़ा, ठीक है ना, अब एग्जाम पे चांस है कि यही आ जाएगा डायरेक्ट, और बहुत ज्यादा आएगा, फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। मान लो इसमें पूछ दिया गया, जैसे आप सभी जानते हो ना कि जैसे ये लिखा हुआ है तो ये टी है, तो इसमें जो है ना इसका डायमेंशन जो है 1/t होगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी पावर का ओवरऑल डायमेंशन मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है, या इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम,
ठीक है, टाइम कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम दैट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इसका डायमेंशन जो है ना 1/t का है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो बेसिकली इसको बोला जाता है दिस इज द टाइम टेकन इन विच चार्ज डेंसिटी विल बिकम 1/e टाइम्स। देखो अगर हम t की जगह ये वाला टर्म पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे ये सब कैंसिल होकर के 1/e आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम in which charge density becomes 1/e times, चार्ज डेंसिटी 1/e टाइम्स हो जाता है इतने टाइम में, ठीक है ना। ओके, तो ये बात है। अब देखिए क्या है इसमें, चार्ज डेंसिटी बिकम्स 1/e टाइम्स, ऑलराइट। तो अगर हम ये पूछते हैं ना कि कितने टाइम में ये सारा का सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा सरफेस पे, ठीक है, तो टाइम taken for all charges to flow to the surface, all charges to flow to the surface, ये निकालोगे ना तो टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स जो है ना ये निकलता है सिग्मा। जो भी मतलब रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कांस्टेंट, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे ना आरसी सर्किट, तो उसमें भी जो टाइम कांस्टेंट का लगभग 5 टाइम्स जो होता है ना, वो उतने टाइम में मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम होता है लगभग टाइम कांस्टेंट का 5 टाइम्स आता है, तो लगभग इतना होगा। तो अब देखो अगर मान लो चार्ज डेंसिटी, ये कंडक्टिविटी जो है ना 0 है, इफ कंडक्टिविटी इज 0, तो 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर ये इंसुलेटर है, उसके अंदर आपने चार्ज रखा, वो चार्ज कभी भी सरफेस तक जाएगा ही नहीं, इट विल नेवर गो टू द सरफेस, वो तो वहीं के वहीं रह जाएगा, इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। लेकिन अगर गुड कंडक्टर है, देखो कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा ना उतना कम टाइम लगेगा इसको जाने में, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे गुड कंडक्टर का केस निकालें, देखो गुड कंडक्टर में सिग्मा जो है ना ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ या 6 में होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो, दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है 12, नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, तो t जब निकालोगे देखो 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा 10⁵ के ऑर्डर में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8 पे 40 मतलब 4 आ जाएगा यहाँ से, और 11 5 16 लगभग, मतलब t जो है ना ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 सेकेंड हो जाएगा सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना बहुत ही स्मॉल टाइम है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड कंडक्टर में चार्ज आपने रखा और वो सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, क्योंकि बहुत कम टाइम लग रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत हद तक वैलिड है गुड कंडक्टर के लिए, मतलब ऑलमोस्ट वैलिड है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, ठीक है ना। सो इन गुड कंडक्टर हम कह सकते हैं, इन गुड कंडक्टर all charges flow to the surface quickly, ठीक है, all charges flow to the surface quickly, okay. So मतलब assumption, so ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, होल्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सिग्मा टाइम का फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होगा तो फिर उसको फिर वैसे निकालेंगे, टाइम का फंक्शन क्यों होगा। और मान लो टाइम का फंक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम है, हमको मैथमेटिक्स तो आता है ना, मैथमेटिक्स यहाँ टाइम का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेट करेंगे उसको, फिर उस तरह से दिया हुआ रहेगा। मान लो टी के प्रोपोर्शनल, तो टी और डी टी मिलकर के टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर अभी चार्ज फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे सिग्मा इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ। अरे सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा चार्ज डेंसिटी नहीं है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी हियर, ओके। ये तुम लोग थोड़ा सा एमएससी के स्टूडेंट हो यार, तुम लोग समझा करो, ठीक है। थोड़ा नोटेशन, अब सिग्मा जानते हैं दोनों के लिए यूज होता है, चार्ज डेंसिटी के लिए भी यूज होता है, और क्या बोलते हैं ये
यस सर, यस सर। कंडक्टिविटी के लिए भी होता है, ठीक है ना। अब आपको समझना है ना कि क्या है। तो सिग्मा जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी है इन दिस केस। यहाँ पे ये वाला, सॉरी, इसमें इधर वाले फिगर में तो चलो चार्ज डेंसिटी हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पे जो सिग्मा चल रहा है ना इन सब में, इसमें सिग्मा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये सब आपको समझना होगा ना कि क्या बात किस चीज की चल रही है, ठीक है ना। बात किस चीज की चल रही है वो आप देखोगे ना, ठीक है। अब मान लो एक छुरी है, ठीक है ना, ऐसे देखो, ये हमने छुरी बना दिया, ठीक है। अब एक छुरी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब आप छुरी ये रखा हुआ है, अब आप क्या देखोगे, छुरी रखी हुई है, आप क्या सोचोगे किस लिए रखी हुई है। अब इस छुरी से तो बहुत सारा काम कर सकते हैं ना, ठीक है। वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग विद दिस नाइफ, ओके। तो अब मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा ना। मान लो कहीं पे छुरी दिखा, आप ये तो नहीं सोच सकते हो कि अरे ये छुरी रखा हुआ है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, ठीक है। हो सकता है सब्जी काटने जा रहा होगा, ठीक है। तो सिग्मा दिखा तो आपको समझ, ये नहीं सोचना है कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। सिग्मा जो है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अब लेकिन ध्यान रखोगे, अब टॉपिक जो है ना बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसे ये टॉपिक पढ़ाया गया ना आप लोग को, देखो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो भी पढ़ाया गया, ठीक है, कि इससे इससे जानते हो बस बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछा जाएगा, यही द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड। अब देखो गेट एग्जाम, सॉरी इसमें हाँ गेट एग्जाम में ये पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछ दिया गया कि, तो ग्राफ इसका ऐसे होगा ना, देखो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर अगर हम करेंगे तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अंदर में प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो ये पूछा गया ग्राफ में, सॉरी गेट एग्जाम में। आप देखो शायद 2021 में पूछा गया है, पिछले साल, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं आपको कि अब जो पढ़ाया जा रहा है ना बस उतना ही पढ़ लेना है, ठीक है। यही डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट, ओके। इसमें बहुत ज्यादा इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा, ओके। सर लास्ट स्लाइड थोड़ा सा। सर गेट एग्जाम कौन बनाता है? गेट तो आईआईटी बनाते हैं ना, वो आईआईटी के प्रोफेसर ही बनाते हैं। ओके सर। तो ये आप देख रहे हो ना, गुड कंडक्टर में बहुत जल्दी चार्ज जीरो हो जा रहा है, तो इसीलिए गुड कंडक्टर में कहा जा सकता है कि चार्जेस वेरी क्विकली फ्लो टू द सरफेस, ओके। अंदर में चार्ज डेंसिटी जीरो रहता है ऑल टाइम के लिए, ठीक है। यस सर। सर यस, सर इवनिंग में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास भी है 7:30 तक, और सर 7:15 पे आप वो इंटरव्यू वाली क्लास रख रहे हैं सर। आप लोग का कितना 5 से 7 होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास, कितने बजे कितने बजे तक है? 5:30 to 7:30 सर। 5:30 है कि 5 है? 5:30। देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास पहले करा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैसेज करवा दीजिएगा। हाँ मैसेज आएगा तभी पहले होगा, नहीं आए मैसेज तो समझ लो कि उसी टाइम पे होगा फिर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अभी इसका अगर क्लास अगर मान लो नहीं एडजस्ट हुआ ना, तो फिर आज हम फिर नहीं रखेंगे, फिर कल रख देंगे ये ग्राफ वाले क्लास, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, हम मैसेज करेंगे ग्राफ वाले क्लास के लिए, ठीक है। मैसेज अगर नहीं आएगा समझ जाओगे कि वो क्लास नहीं होगी फिर ग्राफ वाली, ओके, ठीक है।